Hello and welcome everyone. I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have the privilege of having Mr. Rahul Singh. Welcome Rahul. थैंक यू प्रवीण जी. Welcome. थैंक यू. नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ऑनबोर्डिंग के लिए नए इन्वेस्टर्स के कि हम मानते हैं कि वो एक सुलझे हुए तरीके से आएँ, बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इक्विटी की जो थोड़ी सी डिफेंसिव कैटेगरीज हैं, लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, वहाँ वही निवेश करें. पर रिसेंसी बायस के कारण पिछले कुछ दिनों के, कुछ सालों के, कुछ महीनों के रिटर्न के बाद लोग डायरेक्टली मिड एंड स्मॉल कैप जैसे या थीमेटिक फंड्स में एंट्री कर रहे हैं. आर यू कंसर्न्ड? देखिए, थोड़ी तो कंसर्निंग बात है ये, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो इन्वेस्टर्स साथ साथ में अपना एसेट एलोकेशन का भी ध्यान रखें तो वो कंसर्न जो है थोड़े हद तक वो कम हो जाती है. लेकिन रिसेंसी बायस की जो आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, क्योंकि लोग पिछले 1 साल या 2 साल का रिटर्न देख के सोचते हैं कि वही रिटर्न एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. वो होता नहीं है, और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. अगर ऐसा ही है तो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि कोविड के दौरान आईटी सेक्टर में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ 2 साल, तो थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए. मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो भी नए इन्वेस्टर्स है अगर वो थीमेटिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो उसी थीमेटिक को देखें, पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस की कैसे साइकिल्स होती हैं, और या कुछ और थीमेटिक को देखें. अगर उनको मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में डालना है तो देखें आईटी में क्या हुआ था. और हर थीमेटिक में एक ना एक तरीके का साइकिल आता है 5 साल में, या तो 1 या 2 साइकिल आ जाता है. सो ये टाइमिंग जो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मायने रखती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं या लार्ज कैप में, उसमें टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि थीमेटिक में अगर आपने टाइमिंग में कुछ ऊंच नीच कर दी तो उससे काफ़ी आपके रिटर्न्स पे, फोलियो पे, रिटर्न्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, भले ही आपको पिछले 2 साल में अच्छा रिटर्न मिला हो. ये समझ आपको लगता है कि उन्हें, जो इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि उन्हें समझ है टाइमिंग की, वो ठीक से एंट्री एग्जिट कर पाएंगे थीमेटिक में, तो फिर आसान है. नहीं तो टाइमिंग अगर गलत होगी तो परेशानी होगी. बिल्कुल बिल्कुल. और लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप टाइप की कैटेगरी में टाइमिंग का इतना थोड़ा कंसर्न कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. और आपने जैसे पास्ट की बात की तो ये साइकिल तो खैर चलते आया है. 2000 में हमने आईटी का बूम देखा, फिर 2008 में इंफ्रा में बहुत तेजी आई, 2015 में फार्मा सेक्टर एफएमसीजी में बहुत बूम देखा, फिर 2000 के आसपास हमने क्वालिटी एट ग्रोथ के बाद क्वालिटी एंड क्वालिटी एट एनी कॉस्ट का साइकिल देखा, और फिर वैल्यू का साइकिल देखा, और अब स्मॉल एंड मिड कैप एंड थीमेटिक्स का साइकिल देख रहे हैं. तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो साइकिल देख चुके हैं, उनको तो समझ मार्केट से ही आ गई. जो नए इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सुलझ के चलना जरूरी है ताकि एक्सपीरियंस खराब नहीं हो. बिल्कुल सही, बिल्कुल. और जैसे कि अपना डिस्क्लेमर्स कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न, तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख के हम एक्स्ट्रापोलेट करें आगे के लिए, वो बात सही नहीं रहेगी. इनफैक्ट थीमेटिक के लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी और भी ज़्यादा जरूरी हो गई. मार्केट में रिटर्न्स की बात करते हैं तो अपवर्ड प्रोजेक्शन तो सभी कर लेते हैं, पर डाउनवर्ड प्रोटेक्शन जो जरूरी है वो अंडरप्लेड रह जाता है. और इस टाइप के मार्केट में तो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन की जो बात है वो थोड़ी सी लाजमी कम लगती है. माहौल ऐसा बन गया है कि ऊपर देखो और ऊपर देखो. तो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन कितना जरूरी है? डाउनवर्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट हम जब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली इस पे लगा रहता है कि मान लीजिए हम मिड कैप फंड मैनेज कर रहे हैं या एग्रेसिव कोई फंड मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस साइकिल जैसी फंड, तो हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि पोर्टफोलियो में किस हद तक हम रिस्क ले रहे हैं और किस समय पे हमें वो रिस्क कम करना है. तो जब हम पोर्टफोलियो लेवल पे देख रहे हैं तो इन्वेस्टर को भी अपने लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने टाइमिंग की बात की या मैंने साइकिल्स की बात की, मार्केट में साइकिल्स होते हैं. भले ही हमारी देश की जो ट्रेजेक्ट्री है 10 साल के लिए काफ़ी स्टेडी और काफ़ी सॉलिड लग रही है, लेकिन उस 10 साल में भी साइकिल्स होंगे, ये हमें याद रखना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी लेकिन साइकिल्स आते हैं. आप 10 साल की हिस्ट्री में देखिए, हमारे पास हमारे कितने साइकिल्स आ गए, लेकिन हमने 10 साल में बहुत प्रोग्रेस किया. मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन बीच में 3-4 डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स, डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत सारी थीम्स चेंजेस होती हैं. तो ये जो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन की बात आपने कही, इसमें जो आज के दिन में जो कैटेगरीज हैं, जैसे नॉन थीमेटिक, जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है, ये कुछ हद तक डाउनसाइड प्रोटेक्शन को मैनेज कर लेती हैं. और बहुत ज़रूरी है कि इसलिए हमें अपने एसेट एलोकेशन में इस टाइप के फंड्स रखने चाहिए जो इस समय स्पेशली हमें वो प्रोटेक्शन दे सकें. क्योंकि देखिए, जैसे हार्वर्ड मार्क्स ने बोला था कि जब मार्केट प्राइस बढ़ती है, वैल्यूएशन बढ़ती है, तो रिस्क बढ़ता है. अच्छा. लेकिन लोगों के दिमाग में रिस्क कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में रिस्क बढ़ रहा है. आप समझ रहे हैं बात? वो बहुत एक सटल डिफरेंस है कि लोगों को लगता है कि रिस्क तो कम हो गया है, कि अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा मुझे तो 15-20% रिटर्न मिलना ही है, लेकिन वो एक्चुअली उल्टा हो रहा है, आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं. तो इसलिए बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, इस टाइप के फंड्स की जो अहमियत है बहुत बढ़ जाती है. इस समय. जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि भाई रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी.
एंड रूल नंबर 2, फॉलो द रूल नंबर 1। तो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी जो बात कही उसमें से मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको कि हम जब निवेशकों से बात करते हैं और उनके काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि मार्केट जब बढ़ता है, जब रिस्क बढ़ती है तो उनकी रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाती है, और मार्केट जब गिरता है टुवर्ड्स द रीजनेबल वैल्यूएशन या वैल्यूएशंस अच्छे होते हैं तब उनकी रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही जो मैं बात कह और रहा शायद था, आप यही बताना चाह यही रहे थे। बताना चाह इसका रहा था। रीजन क्या है? इट ऑलवेज परप्लेक्स मी। देखिए, वो ह्यूमन बिहेवियर है। ये ह्यूमन बिहेवियर और जो है वैल्यूएशन के बीच की जो क्या बोलते हैं खींचतान है, कि जब वैल्यूएशन बढ़ रही है और मार्केट बढ़ रही है तो आपके मन में आपको लगता है कि मैं और रिस्क ले सकता हूँ, रिस्क कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशन की वजह से रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क ले सकता हूँ नहीं लगता है शायद उन्हें लगता है कि रिस्क कम हो रहा है। रिस्क कम हो क्यों रहा है? लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि वो रिसेंसी बायस की हमने अच्छा। सबको लगता है कि रिटर्न्स जनरेट करना काफी आसान हो गया है। जो एक आसान लगता है कि पिच तो बहुत आसान है और मैं क्रॉस बैट खेलना शुरू करता हूँ, तो वहीं पे विकेट जाती है। वहीं पे विकेट जाती है। थोड़ा सा एक कंप्लीसन से आ जाती है कि कर लेंगे, हो जाएगा, हो ही रहा है। शुरू में भी कॉशियस हो, फिर लगातार पैसा बनता रहता है और दिखता रहता है, फिर आप तो रिस्क फिर वो धीरे-धीरे बढ़ाते रहते हैं, जबकि आपको रिस्क उस समय कम करते रहना चाहिए, आप रिस्क और बढ़ाते रहते हैं। तो और ये इसीलिए ट्रेंड रिवर्सल में फिर बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत नुकसान हो जाता है। जब तक कि आप अपने को मैनेज नहीं कर लें, आपने अपने एसेट एलोकेशन को सही रखा है तो आप वो मैनेज कर लेंगे। राइट। लेकिन आप अगर एक एक्सट्रीम पे चले गए हैं इसी बिहेवियर को फॉलो करते करते, जो कि होता है और हम देख रहे हैं कुछ हद तक, उसमें जो है ज़्यादा चोट पड़ सकती है। तो मतलब आप बेसिक से बाहर नहीं जा सकते। पिच अच्छी भी है या कुछ डिफिकल्ट है, अच्छी है तो ऐसे नहीं कि अपने आप जैसे कही कि अपने क्रॉस बेट खेलना शुरू कर दे, अपने को बेसिक्स को फॉलो करते चलना पड़ेगा आपको अगर लंबी इनिंग्स खेलनी है। तो सही पिच तो अच्छी है इंडिया में अभी, इतना तो मैं बोलूँगा। लेकिन कि आपने अभी स्लॉग ओवर्स में या बहुत अच्छे रन रेट आपके बैठे हैं आप, तो उस रन रेट के बाद आपको विकेट नहीं खोना है, कंसोलिडेट करना है। ये एक अगर आप समझ के मिडिल ओवर्स को खेल लें तो फिर आपका वो स्लॉग ओवर्स वापस जब शुरू होंगे तो फिर आप उसके लिए रेडी रहेंगे। राइट। ऐसे समझ लो। अगर लॉन्ग टेनिस की बात करें तो एडवांटेज जब मिलता है फिर एडवांटेज को वापस बर्बाद नहीं करना है, वहीं से आगे बढ़ना है। सही बात नहीं तो फिर वापस वो ड्यूस हो जाएगा। सही बात है। राहुल, मेरा और एक सवाल रहेगा कि हम सभी जानते हैं एसआईपी में डाउनवर्ड मार्केट में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अगर हम लगातार डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के जरिए तो डाउनवर्ड मार्केट में ज़्यादा यूनिट्स हम खरीद पाते हैं। अभी तो सिनेरियो अलग है, तो क्या लोगों को एसआईपी करने के लिए इंतजार करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, एसआईपी तो जैसे मैं बोला था डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें अपने आप को रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप एसआईपी क्या करें, आप सिंगल्स ले रहे हैं, आप छक्के मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी आपका एसेट एलोकेशन अगर बहुत लॉपसाइडेड हो गया है, कहने का मतलब कि अगर आपकी एसआईपी कुछ चल रही थी मिड एंड स्मॉल कैप में या थीमेटिक में, और सडनली अगर आप अपना एक कदम पीछे हट के अगर अपनी पोर्टफोलियो को देखें और आपको लगे कि कहीं पे एसआईपी रोकने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ रोक भी दीजिए। क्योंकि कहीं कभी कभी मैंने क्या देखा है कि एसआईपी चलते चलते जो है मिड स्मॉल कैप थीमेटिक का जो पोर्शन है वो 80-90% हो गया है आपके पोर्टफोलियो में। काफ़ी कुछ पोर्टफोलियोज में मैंने देखा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ एसआईपी रोक के कुछ और शुरू करना है, वो आई थिंक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। घूम फिर के बात आ रही है एसेट एलोकेशन की। कि एसआईपी रोकने नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन अगर कोई एसेट क्लास में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे निकल के अपने को जो आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से जो एडुकेट एसेट क्लास है जहाँ एलोकेशन कम हो गया है वो चीज़ समझना जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस मामले में क्या हमें लगता है कि जो एक मल्टी कैप फंड्स की जो कैटेगरी आई है वो काफ़ी लाजमी है कि वो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग करती है? हाँ, मल्टी कैप अच्छी कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप अच्छी कैटेगरी है। ये इसमें क्या है, आपके सारे जो देखिए मार्केट आज इंडियन इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है उसमें मिड एंड स्मॉल कैप की काफ़ी अहमियत है और जगह है। वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमें थोड़ा लार्ज कैप की तरफ जाना है, वो फ्लेक्सी कैप फंड कर लेगी, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उस हिसाब से सोचें तो आपको क्या है, एक ब्रॉड कवरेज मिल जाएगा मार्केट का। या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफ़ी सारे फंड्स हैं, जैसे बिजनेस साइकिल फंड हो गया, मल्टी कैप जैसा आपने बोला, लार्ज एंड मिड में भी मुझे लगता है वो बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी, कुछ वैल्यू फंड्स भी हैं जो कि रिलेटिव वैल्यू फंड्स हैं, वो अच्छे फंड्स हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी फ्लेक्सी कैप के नज़रिए से चला रहा है अपने पोर्टफोलियो को, वहाँ पे आपको फंड मैनेजर ही चेंज करेगा। जैसे आज काफ़ी फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ जा चुके हैं, लेकिन हाँ, वो जो वापस चेंज करने की बात है वो शुरू हो रही है। तो वो ऑलरेडी आप फंड मैनेजर आपके लिए मैनेज कर लेगा। तो एसआईपी के लिए हम कह सकते हैं कि हम हमेशा कहते हैं राहुल इन्वेस्टर्स को कि एसआईपी करने के लिए इंतजार मत करें,
एसआईपी करने के बाद इंतजार करें मार्केट में बने रहें, सही बात। तो फिर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। और आप बहुत एक कंसंट्रेटेड अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं दे रहे कि भाई रादर चीज़ों को अगर फ्लेक्सिबल रहे, तो क्या है, फंड मैनेजर के पास फिर बैंडविड्थ आ जाती है कि वो अपने तरीके से मार्केट साइकिल को देखते हुए चीज़ों को वो सुलझा सकते हैं। सही बात है प्रवीण जी। इवन लार्ज कैप में अगर आप देखें, लार्ज कैप सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट लार्ज कैप में भी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। तो लार्ज कैप फंड्स भी काफ़ी इस समय मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक जो मार्केट पिछले 18-24 महीने में एक बहुत ही ब्रॉड मार्केट रहा है, मिड एंड स्मॉल कैप ने बहुत आउट परफॉर्म किया है। अब ये वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा बैलेंस रखें लार्ज मिड स्मॉल के बीच में। सो या तो आप लार्ज कैप फंड की तरफ जाएं या फ्लेक्सी कैप की तरफ जाएं। तो उससे क्या है कि आपकी जो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, आपकी जो एसेट एलोकेशन है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। राइट। तो राहुल, अभी जो 2-3 साल से आपने जो रिटर्न्स देखे हैं, उसके बाद मार्केट से मिलने वाले रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बॉलपार्क फिगर ही चेंज हो गया है इन्वेस्टरों के दिमाग में। आगे जाके क्या एक परेशानी की बात है? परेशानी की बात तो है, क्योंकि जैसे फिर से क्रिकेट का मैं एग्जांपल लूँ, कोई बैट्समैन ने अगर 2-3 सेंचुरी मारी है, उसका जो क्या बोलते हैं उसका हिट रेट कुछ है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उतरते ही लगता है कि अभी तो वापस गेम शुरू हो गया। सो ये हर गेम अलग है। हर गेम अलग है, हर पिच अलग है, हर दिन अलग है, हर दिन अलग है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये जो बात है, ये हम ऐसे तो चलते चलते बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत मायने रखती है, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा। इन्वेस्टरों के लिए आपके 5 सलाह, कुछ सलाह, बेसिक रूल्स जो फॉलो करें तो बाकी नॉइज बहुत कम हो जाती है। बेसिक रूल यही है कि आप अपने हिसाब से आप देखिए, खुद को पहचानिए कि क्या है आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर मार्केट यहाँ से 5-10% गिरती है तो क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपको ज़्यादा टेंशन होगी, तो फिर आप ज़्यादा बैलेंस की तरफ रहिए, डेट इक्विटी बैलेंस बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि आप उतना ही कैपिटल लगा रहे हैं अपने वेल्थ का इक्विटी में जितना आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आपको 100% इक्विटी भी रख सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। आपको दूसरों को देख के आप अपना काम मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती वही होती है कि आप देखते हैं कि दूसरे कुछ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। आपको देखना है कि आपके लिए कितना सफिशिएंट है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का? इन्फ्लेशन बीट करना है। राइट। ठीक है ना, कि सेविंग से आपकी इतनी अर्निंग आती रहे जो इन्फ्लेशन को बीट करे, कि कल आपके पास कोई भी अर्निंग रहे तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन। राइट। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इन्वेस्टमेंट का यही होता है। ये नहीं होता है कि आप किसी को शो ऑफ करें कि मेरा ये रिटर्न बन गया, वो बन गया। तो वो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं और गलतियां वहीं पे होती हैं। पीयर प्रेशर में जैसे आम लाइफस्टाइल में परेशानी आती है, तो इन्वेस्टमेंट में भी यही परेशानी। तो अपनी नीड को देख के, अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस को देखते हुए अगर बेसिक्स फॉलो करेंगे तो परेशानी नहीं है। ये भी समझना जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि भाई हर एक आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग है, उसकी जोखिम लेने की क्षमता अलग है, माइंडसेट अलग है, कन्विक्शन अलग है, और आप कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये समझते हुए। अदरवाइज ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 80% पे ही आपको रिस्क लेना है, 20 पे नहीं लेना है। आप 100% भी इक्विटी में लगा सकते हैं, और उसे रिस्क के साथ हम वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं। तो वो आपको तय करना है और उसको नेगेट ना करें मार्केट में जो आने वाला रिस्क है कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगा बोल के मैं लगा रहा हूँ। मार्केट दोनों तरफ जाता है। आप मान के चलें कि 10% नीचे भी जाए तो आप उसे झेल पाएंगे या नहीं, आपके माइंडसेट है या नहीं। बिल्कुल। अगर आपका माइंडसेट है तो आप फिर बने रहें, उसमें भी परेशानी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू राहुल। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।